इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां सभी स्पेस, पंक्चुएशन मार्क्स और चैप्टर ब्रेक्स पूरी तरह से हटा दिए गए हैं और पूरा टेक्स्ट मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स लंबा एक सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ लेटर्स के रूप में प्रिंट हुआ है। भले ही हर एक सिंगल लेटर परफेक्टली प्रिंट हुआ हो, फिर भी आपके लिए यह पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल होगा कि कहाँ एक वर्ड खत्म होता है, कहाँ अगला सेंटेंस शुरू होता है, या कहाँ एक थॉट दूसरे थॉट में ट्रांजिशन होता है। लेयर 1 से रॉ फिजिकल सिग्नल्स रिसीव करते वक्त लेयर 2 को ठीक इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। फिजिकल लेयर बाइनरी डिजिट्स, जीरोस और वंस की एक अनइंटरप्टेड लगातार स्ट्रीम डिलीवर करती है। कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और वायरलेस रेडियोज के पास मैसेजेस, पैकेट्स या फाइल्स का कोई नेटिव कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वे सिंपली फिजिकल मीडियम के जरिए बिट्स को आगे पुश करते हैं। इस कंटिन्यूअस बिट स्ट्रीम को समझने के लिए डेटा लिंक लेयर को फ्रेमिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। इनकमिंग रॉ बिट स्ट्रीम्स को फ्रेम्स कहे जाने वाले डिस्क्रिट, रिकॉग्नाइजेबल और मैनेजेबल ब्लॉक्स ऑफ डेटा में डिवाइड करने की प्रोसेस। इस सेक्शन में हम फ्रेम डेलिनिशन के फंडामेंटल इंजीनियरिंग चैलेंज को एक्सप्लोर करेंगे। ये एग्जामिन करेंगे कि सिंपल काउंटिंग अप्रोचेज बुरी तरह फेल क्यों हो जाती हैं और मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाली 2 प्राइमरी टेक्निक्स, बाइट स्टफिंग और बिट स्टफिंग में मास्टरी हासिल करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द कोर फ्रेमिंग डिलेमा। पहली नज़र में बिट स्ट्रीम को फ्रेम्स में डिवाइड करना बहुत सिंपल लगता है। क्यों न बस इस बात पर एग्री कर लिया जाए कि हर फ्रेम एग्जैक्टली 1000 बिट्स लंबा होगा। हालांकि फिक्स्ड लेंथ फ्रेमिंग सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन यह रियल वर्ल्ड नेटवर्क के लिए अत्यधिक इनएफिशिएंट है। अगर किसी एप्लीकेशन को सिर्फ 20 बाइट का की स्ट्रोक कमांड भेजना है तो उसे 1000 बिट्स तक पैड करना कीमती बैंडविड्थ को वेस्ट करता है। इसके अपोजिट, अगर कोई एप्लीकेशन बहुत बड़ा वीडियो चंक भेजना चाहता है तो उसे रिजिडली छोटे फिक्स्ड फ्रेम्स में तोड़ना मैसिव हेडर ओवरहेड क्रिएट करता है। इसलिए मॉडर्न नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग पर रिलाई करते हैं, लेकिन वेरिएबल लेंथ फ्रेम्स एक गंभीर इंजीनियरिंग डिलेमा पेश करते हैं। फ्रेमिंग डिलेमा, रिसीव करने वाला नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC बिट्स की एक अनब्रोकन स्ट्रीम में एग्जैक्टली ये कैसे जानता है कि एक फ्रेम कहां से स्टार्ट होता है और कहां एंड होता है, खासकर तब जब पेलोड डेटा में खुद ऐसे आर्बिट्रेरी बिट पैटर्न्स हो सकते हैं जो बिल्कुल कंट्रोल सिग्नल्स की तरह दिखते हैं। नेटवर्क इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, यह समझने के लिए आइए फ्रेमिंग टेक्निक्स के इवोल्यूशन को देखते हैं, सबसे सिंपल और सबसे फ्रेजाइल अप्रोच से शुरुआत करते हुए। सेक्शन ब्रेक, फ्रेमिंग मेथड 1, कैरेक्टर काउंट और ये क्यों फेल होता है। वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग का सबसे अर्लीस्ट और सबसे इंट्यूटिव अप्रोच कैरेक्टर काउंट था, जिसे बाइट काउंट फ्रेमिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड में हर फ्रेम का हेडर एक फिक्स्ड साइज इंटीजर फील्ड के साथ स्टार्ट होता है, जो उस फ्रेम के अंदर मौजूद टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या बाइट्स को स्पेसिफाई करता है, जिसमें काउंट बाइट खुद भी शामिल है। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होने वाले कैरेक्टर काउंट फ्रेमिंग मेथड को समझाता है और यह दिखाता है कि कैसे हर फ्रेम के आगे एक बाइट काउंट हेडर लाकर डेटा फ्रेम्स को स्ट्रक्चर किया जाता है, जो फ्रेम की टोटल लेंथ बताता है। हाउ कैरेक्टर काउंटिंग वर्क्स, जब रिसीवर पहला बाइट देखता है जैसे कि 5, तो उसे पता चल जाता है कि यह फ्रेम 5 बाइट्स लंबा है। यह अगले 4 डेटा बाइट्स ABCD को रीड करता है, फ्रेम 1 के एंड को मार्क करता है और यह मान लेता है कि स्ट्रीम में इसके तुरंत बाद वाला बाइट फ्रेम 2 के लिए लेंथ हेडर होना चाहिए। ऊपर दिए गए डायग्राम में रिसीवर 5 रीड करता है, 4 पेलोड बाइट्स कलेक्ट करता है और फ्रेम 1 को सक्सेसफुली पार्स करता है। इसके बाद यह 3 रीड करता है, 2 पेलोड बाइट्स EF कलेक्ट करता है और फ्रेम 2 को सक्सेसफुली पार्स करता है। इसके बाद यह 6 रीड करता है, 5 पेलोड बाइट्स कलेक्ट करता है और फ्रेम 3 को पार्स करता है। द फेटल फ्लॉ, सिंगल बिट डिसिंक्रोनाइजेशन। हालांकि पेपर पर कैरेक्टर काउंटिंग एलिगेंट दिखता है, लेकिन इसमें एक फेटल वल्नरेबिलिटी है, इसमें नॉइज के प्रति 0 रेजिलियंस है। अगर फिजिकल वायर पर एक सिंगल नॉइज स्पाइक लेंथ फील्ड के अंदर एक बिट को भी फ्लिप कर देता है, तो रिसीवर पूरी ट्रांसमिशन के लिए सिंक्रोनाइजेशन को देता है, जिससे एक कैटास्ट्रॉफिक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। यह डायग्राम नेटवर्क फ्रेमिंग में कैरेक्टर काउंट कैटास्ट्रॉफी को इलस्ट्रेट करता है और डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक फ्रेम लेंथ फील्ड को करप्ट करने वाला नॉइज रिसीवर को डिसिंक्रोनाइज कर देता है और सबसीक्वेंट फ्रेम हेडर्स को पेलोड डेटा की तरह मिस इंटरप्रेट करने का कारण बनता है। ध्यान से देखिए कि क्या होता है जब फ्रेम 2 का लेंथ फील्ड 3 से 7 में करप्ट हो जाता है। 1, रिसीवर 7 रीड करता है और फ्रेम 2 के लिए 6 और बाइट्स के डेटा का एक्सपेक्टेशन रखता है 2।
यही एफ को निगल लेता है और फिर सीधे फ्रेम 3 के हेडर 6 पेलोड GI में घुस जाता है और उन सभी को फ्रेम 2 के पेलोड की तरह ट्रीट करता है। 3 जब ये फाइनली 7 बाइट्स रीड करना फिनिश करता है तो ये जे पर पहुंचता है और मान लेता है कि जे फ्रेम 3 का लेंथ बाइट है। उस सिंगल करप्टेड बिट के बाद से स्ट्रीम में हर एक फ्रेम पूरी तरह से मिसपार्स हो जाता है। ट्रांसमिशन रुकने तक रिसीवर रिसिंक्रोनाइज नहीं कर सकता। इस फेटल फ्लॉ की वजह से मॉडर्न डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स में अकेले प्योर कैरेक्टर काउंटिंग का यूज वर्चुअली कभी नहीं किया जाता। फ्रेमिंग मेथड 2 डिलिमिटर बेस्ड फ्रेमिंग। कैटास्ट्रोफिक डिसिंक्रोनाइजेशन से बचने के लिए नेटवर्क डिजाइनर्स लेंथ काउंटिंग फील्ड्स से हट गए और उन्होंने डिलिमिटर बेस्ड फ्रेमिंग, जिसे फ्लैग बेस्ड फ्रेमिंग भी कहा जाता है, इंट्रोड्यूस की। रिसीवर को यह बताने के बजाय कि फ्रेम कितना लंबा है, हम हर फ्रेम की शुरुआत और एंड में फ्लैग्स नाम के स्पेशल पहचाने जाने योग्य सेंटिनल मार्कर्स प्लेस करते हैं। यह डायग्राम नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए एक डेलिमिटर बेस्ड फ्रेम स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट करता है, जिसमें पैकेट बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए पेलोड डेटा को स्टार्ट और एंड फ्लैग्स के बीच एनक्लोड दिखाया गया है। जब रिसीविंग हार्डवेयर वायर पर फ्लैग पैटर्न देखता है तो उसे पता चल जाता है कि फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। वह तब तक बाइट्स इकट्ठा करना जारी रखता है जब तक उसे फिर से फ्लैग पैटर्न नहीं दिखता जो फ्रेम के एंड को मार्क करता है। भले ही नॉइज फ्रेम के बीच में डेटा को करप्ट कर दे, रिसीवर जैसे ही अगला क्लीन फ्लैग मार्कर डिटेक्ट करता है वह तुरंत रिसिंक्रोनाइज हो जाएगा। द टेलीग्राम मेंटल मॉडल और द एस्केप पैटर्न। डिलिमिटर बेस्ड फ्रेमिंग तब तक बुलेट प्रूफ लगती है जब तक कि आप एक क्रिटिकल प्रॉब्लम का सामना नहीं करते। क्या हो अगर स्पेशल फ्लैग पैटर्न गलती से एक्चुअल पेलोड डेटा के अंदर दिखाई दे जाए? इस प्रॉब्लम के लिए एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बिल्ड करने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप 19th सेंचुरी में एक हाई प्रायोरिटी टेलीग्राम मैसेज भेज रहे हैं। यह कंसेप्चुअल एग्जाम्पल मैसेज पार्सिंग में डेलीमीटर कॉलिजन की प्रॉब्लम को समझाने के लिए टेलीग्राम एनालॉजी का यूज करता है और यह इलस्ट्रेट करता है कि मैसेज बाउंड्रीज को मार्क करने के लिए किसी रिजर्व्ड कंट्रोल वर्ड का यूज करने से तब एरर्स कैसे आते हैं जब वही सेम वर्ड नेचुरली पेलोड के अंदर आ जाता है। शुरुआती टेलीग्राफ सिस्टम्स में अगर आपके मैसेज में असली टेक्स्ट के हिस्से के रूप में स्टॉप शब्द शामिल होता था तो आपको रिसीवर को यह बताने के लिए एक स्पेशल प्रीफिक्स या कन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ता था कि सुनो आने वाले स्टॉप शब्द को लिटरल टेक्स्ट की तरह ट्रीट करो, बाउंड्री मार्कर की तरह नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क में कंट्रोल मार्कर्स को लिटरल पेलोड डेटा से अलग करने की इस तकनीक को स्टफिंग कहा जाता है। आपका प्रोटोकॉल डेटा को पूरे बाइट्स यानी कैरेक्टर ओरिएंटेड के रूप में प्रोसेस करता है या फिर रॉ बिट्स यानी बिट ओरिएंटेड के रूप में। इस आधार पर हम दो मेन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, बाइट स्टफिंग यानी कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स और बिट स्टफिंग यानी बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। सेक्शन ब्रेक बाइट स्टफिंग यानी कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग बाइट स्टफिंग, जिसे कैरेक्टर स्टफिंग के नाम से भी जाना जाता है, का इस्तेमाल उन प्रोटोकॉल्स में होता है जहां फ्रेम पेलोड में 8 बिट बाइट्स या आस्की कैरेक्टर्स का एक पूरा सीक्वेंस होता है, जैसे एसिंक्रोनस लिंक्स पर ऑपरेट होने वाला पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यानी PPP। मैकेनिक्स ऑफ बाइट स्टफिंग बाइट यानी फ्लैग फ्रेम की स्टार्ट और एंड बाउंड्रीज को मार्क करने के लिए एक यूनिक 8 बिट पैटर्न हिस्टोरिकली 0 1 1 1 1 1 0 या हेक्साडेसिमल 0 AX7E रिजर्व्ड होता है। एस्केप बाइट यानी YESC एस्केप मार्कर की तरह काम करने के लिए एक दूसरा यूनिक बाइट पैटर्न हिस्टोरिकली 0 0 0 1 1 0 1 1 या हेक्साडेसिमल 0 X7D या ASCII YESC रिजर्व्ड होता है। यह डायग्राम डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग में बाइट स्टफिंग के सेंडर रूल्स को आउटलाइन करता है, जिसमें यह समझाया गया है कि कैसे स्टैंडर्ड पेलोड डेटा डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है, जबकि स्पेशल फ्लैग और एस्केप कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन से पहले एक एस्केप कैरेक्टर लगाया जाता है ताकि फ्रेम बाउंड्रीज मेंटेन रखी जा सकें। द सेंडर रूल्स फ्रेम भेजने से पहले डेटा लिंक लेयर पेलोड डेटा को बाइट बाय बाइट स्कैन करती है। रूल 1, अगर पेलोड बाइट फ्लैग पैटर्न से मैच होती है तो सेंडर उससे ठीक पहले एक YESC बाइट इंसर्ट कर देता है। रूल 2, अगर पेलोड बाइट खुद YESC पैटर्न से मैच होती है तो सेंडर उससे ठीक पहले भी एक YESC बाइट इंसर्ट कर देता है। रूल 3, बाकी सभी स्टैंडर्ड डेटा बाइट्स पूरी तरह से बिना किसी बदलाव के आगे निकल जाती हैं। द रिसीवर रूल्स, जब रिसीवर बाउंड्री फ्लैग्स के बीच इनकमिंग बाइट स्ट्रीम को प्रोसेस करता है। रूल 1, अगर इसे एक रेगुलर बाइट मिलता है तो यह इसे डायरेक्टली पेलोड बफर में अपेंड कर देता है।
रूल 2, अगर इसका सामना किसी ESC बाइट से होता है तो ये ESC बाइट को ड्रॉप कर देता है और उसके ठीक अगले बाइट को प्योर लिटरल पेलोड डेटा की तरह ट्रीट करता है, भले ही वह अगला बाइट कोई फ्लैग या ESC ही क्यों न हो। बाइट स्टफिंग वॉक थ्रू 4 क्लासिक केसेस। चलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि कैसे 4 डिफरेंट पेलोड सिनेरियोज को सेंडर द्वारा स्टफ और रिसीवर द्वारा अनस्टफ किया जाता है। यह डायग्राम 4 सिनेरियोज में कंप्यूटर नेटवर्किंग की बाइट स्टफिंग फ्रेमिंग टेक्निक्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि स्टार्ट और एंड फ्लैग बाइट्स फ्रेम बाउंड्रीज को कैसे डिफाइन करते हैं, जबकि इंटरनल फ्लैग या एस्केप कैरेक्टर्स से पहले एस्केप बाइट्स इंसर्ट किए जाते हैं ताकि रिसीवर ओरिजिनल पेलोड को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट कर सके। की टेक अवे फॉर बाइट स्टफिंग, रिसीवर हर एक अनएस्केप्ड ESC बाइट को स्ट्रिप अवे यानी हटा देता है जो भी उसे दिखता है। एक ESC बाइट हार्डवेयर पार्सर को बताता है कि अगले बाइट के स्पेशल कंट्रोल मीनिंग को इग्नोर करें और इसे प्योरली बाइनरी पेलोड की तरह ट्रीट करें। सेक्शन ब्रेक बिट स्टफिंग बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग हालांकि बाइट स्टफिंग टेक्स्ट और बाइट अलाइंड सिस्टम्स के लिए अच्छे से काम करता है, मॉडर्न नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स जैसे हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल या HDLC, ईथरनेट और फ्रेम रिले रो आर्बिट्रेरी बिट स्ट्रीम्स पर ऑपरेट करते हैं जहां डेटा नीट 8 बिट बाइट बाउंड्रीज में ऑर्गेनाइज्ड नहीं भी हो सकता है। आर्बिट्रेरी बिट लेवल डेटा को एफिशिएंटली अकोमोडेट करने के लिए नेटवर्क इंजीनियर्स ने बिट स्टफिंग डेवलप किया। द HDLC फ्लैग स्टैंडर्ड बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में फ्रेम के स्टार्ट और एंड दोनों के लिए यूनिवर्सल बाउंड्री मार्कर HDLC फ्लैग सीक्वेंस होता है। फ्लैग इक्वल्स 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 इन हेक्स। इस फ्लैग के इंटरनल स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लीडिंग 0 होता है जिसके बाद एग्जैक्टली 6 कॉन्सिक्यूटिव वंस और एक ट्रेलिंग 0 होता है। ये गारंटी देने के लिए कि पैटर्न 0 1 1 1 1 1 1 0 स्टार्ट और एंड फ्लैग्स के बीच पेलोड डेटा के अंदर कभी भी नेचुरली अपर न हो, हम बिट लेवल पर एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रूल एनफोर्स करते हैं। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होने वाले बिट स्टफिंग प्रोटोकॉल को इलस्ट्रेट करता है। जैसे ही सेंडर पेलोड को लेफ्ट से राइट सीक्वेंशियली स्कैन करता है, यह 5 कंसेक्यूटिव 1 बिट्स के लिए चेक करता है। अगर एक रो में 5 वंस डिटेक्ट होते हैं तो स्ट्रीम में इमीडिएटली एक 0 बिट इंसर्ट कर दिया जाता है, वरना बिना कोई एक्स्ट्रा बिट इंसर्ट किए स्कैनिंग कंटिन्यू रहती है। द सेंडर रूल फॉर बिट स्टफिंग, जब भी सेंडर पेलोड बिट स्ट्रीम में 5 कॉन्सिक्यूटिव वंस डिटेक्ट करता है तो ये ऑटोमेटिकली आउटगोइंग ट्रांसमिशन में एक 0 बिट इंसर्ट यानी स्टफ कर देता है, भले ही अगला एक्चुअल पेलोड बिट कुछ भी हो। चलिए देखते हैं कि ये रूल इतना पावरफुल क्यों है। अगर 5 वंस के बाद रियल पेलोड बिट 1 था तो 0 स्टफ करने से 1 1 1 1 1 1 यानी 6 वंस 1 1 1 1 1 0 1 में बदल जाता है। ये पेलोड को गलती से फ्लैग पैटर्न 0 1 1 1 1 1 1 0 बनाने से रोकता है। अगर 5 वंस के बाद रियल पेलोड बिट पहले से ही 0 था तो एक एक्स्ट्रा 0 स्टफ करने से 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 में बदल जाता है। इस तरह स्टार्ट और एंड फ्लैग्स के बीच फिजिकल लिंक पर लगातार 6 वंस कभी भी नेचुरली नहीं आ सकते। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग में सेंडर साइड पर बिट स्टफिंग मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है, जहां फ्रेमिंग एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए 5 कंसेक्यूटिव वंस के तुरंत बाद डेटा स्ट्रीम में ऑटोमेटिकली एक 0 बिट इंसर्ट कर दिया जाता है। बिट स्टफिंग के लिए रिसीवर रूल, जब रिसीवर फ्रेम्स के बीच आने वाले बिट स्ट्रीम को सुनता है तो ये लगातार देखे गए लगातार 1 बिट्स की संख्या को ट्रैक करता रहता है। जब भी रिसीवर लगातार 5 वंस डिटेक्ट करता है तो डिसीजन लेने के लिए यह अगले बिट यानी 6th बिट को देखता है। यह डायग्राम 5 कंसेक्यूटिव वंस मिलने पर रिसीवर के बिट पार्सिंग डिसीजन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। 6th और 7th इनकमिंग बिट्स को इवैल्यूएट करके रिसीवर यह डिटरमाइन करता है कि ऑटोमेटिकली स्टफ्ड 0 बिट को रिमूव करना है, वैलिड फ्रेम एंडिंग फ्लैग पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, या फिर लाइन एरर्स की वजह से अबॉर्ट सिग्नल फ्लैग करके करप्टेड फ्रेम को इमीडिएटली डिस्कार्ड करना है। चलिए रिसीवर के 3 पॉसिबल केसेज का रिव्यू करते हैं। केस ए, स्टफ्ड बिट। अगर 6th बिट 0 है तो इसका मतलब है कि सेंडर ने फ्लैग मैच को रोकने के लिए वह 0 स्टफ किया था। रिसीवर 0 बिट को हटा देता है और ओरिजिनल पेलोड बिट स्ट्रीम को रिस्टोर करता है। केस बी, वैलिड फ्लैग। अगर 6th बिट 1 है और 7th बिट 0 है जो 0 1 1 1 1 1 1 0 बनाता है तो रिसीवर को एक लेजिटिमेट एंड ऑफ फ्रेम बाउंड्री फ्लैग मिला है। केस सी, एरर या एबॉर्ट। अगर 6th बिट 1 है और 7th बिट भी 1 है यानी 7 या उससे ज्यादा लगातार वंस
तो फिजिकल लाइन पर एक एरर हुआ है या सेंडर ने जानबूझकर एक एबॉर्ट कमांड इश्यू किया है। रिसीवर फ्रेम को ड्रॉप कर देता है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप बिट स्टफिंग वॉक थ्रू। ये लॉजिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए इसके लिए चलिए एक कंक्रीट बाइनरी एग्जांपल को एंड टू एंड ट्रेस करते हैं। गिवन डेटा सीक्वेंस पेलोड इक्वल्स 0 1111111 1111110 1111110। चलिए ट्रेस करते हैं कि सेंडर इस पेलोड को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है और रिसीवर इसे वापस इसके एग्जैक्ट ओरिजिनल फॉर्म में कैसे सक्सेसफुली रिकंस्ट्रक्ट करता है। ये वॉक थ्रू डेटा कम्युनिकेशंस में बिट स्टफिंग और अनस्टफिंग के कॉन्सेप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि एक सेंडर कंट्रोल कोड कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए 5 कंसिक्यूटिव वंस के बाद एक 0 बिट इंसर्ट करता है और कैसे एक रिसीवर ओरिजिनल बिट स्ट्रीम को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन स्टफ्ड जीरोज को डिटेक्ट और रिमूव करता है। सेक्शन ब्रेक, कंपैरिजन बाइट स्टफिंग वर्सेस बिट स्टफिंग। चलिए कि डिजाइन मैट्रिक्स पर इन दो फंडामेंटल फ्रेमिंग टेक्निक का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। यह टेबल डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग प्रोटोकॉल्स में यूज होने वाली बाइट स्टफिंग और बिट स्टफिंग टेक्निक्स को कंपेयर करती है, जिसमें उनके यूनिट्स ऑफ ऑपरेशन, बाउंड्री मार्कर्स, एस्केप मैकेनिज्म्स, ओवरहेड कॉस्ट्स, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी और कॉमन प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशंस के डिफरेंसेस को हाईलाइट किया गया है। सेक्शन ब्रेक, गेट एग्जाम स्पॉटलाइट, क्लासिक प्रॉब्लम पैटर्न्स। गेट जैसे एग्जाम्स में फ्रेमिंग क्वेश्चंस आपकी आउटपुट सीक्वेंस, ओवरहेड साइज और वर्स्ट केस एक्सपेंशन फैक्टर्स कैलकुलेट करने की एबिलिटी को स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स में टेस्ट करते हैं। चलिए गेट में टेस्ट होने वाले 3 क्लासिक प्रॉब्लम पैटर्न्स को मास्टर करते हैं। सेक्शन ब्रेक, गेट पैटर्न 1, बिट स्टफिंग आउटपुट कैलकुलेशन। सैंपल क्वेश्चन, एक बिट ओरिएंटेड डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल फल फ्लैग पैटर्न 0 1111110 का यूज करता है। स्टार्ट और एंड फ्लैग्स को छोड़कर नीचे दी गई पेलोड स्ट्रीम के लिए ट्रांसमिटेड सीक्वेंस फाइंड कीजिए। पेलोड इक्वल टू 1111110 1111110 11111। सॉल्यूशन स्ट्रेटजी, सीक्वेंस को लेफ्ट से राइट स्कैन कीजिए। लगातार आने वाले वंस को काउंट कीजिए। जैसे ही आपका काउंट 5 पर पहुंचता है, तुरंत एक 0 इंसर्ट कीजिए। स्टफ्ड बिट के लिए अपना काउंट 0 पर रीसेट कीजिए और बाकी बची बिट्स को स्कैन करना कंटिन्यू रखिए। चलिए इनपुट को बिट बाय बिट ब्रेक डाउन करते हैं। यह डायग्राम एक बाइनरी इनपुट स्ट्रीम को इलास्ट्रेट करता है जो 0 बिट्स से सेपरेटेड वंस के 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जो डेटा फ्रेमिंग या बिट ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ग्रुप 1 11111 का रिजल्ट है 5 कंसेक्यूटिव वंस, इंसर्ट 0। पेलोड में नेक्स्ट बिट 0 है। अभी तक की स्ट्रीम 1111110। ग्रुप 2, अगले पेलोड बिट्स हैं 1111110। फर्स्ट 5 वंस 11111 का रिजल्ट है इंसर्ट 0। 6th बिट 1 थी जिसके बाद 0 है। अभी तक की स्ट्रीम 1111110 1111110। ग्रुप 3, फाइनल पेलोड बिट्स हैं 1111115 वंस। पेलोड के बिल्कुल एंड में 5 कंसेक्यूटिव वंस, इंसर्ट 0। अभी तक की स्ट्रीम 1111110 1111110 1111110। फाइनल आंसर, ट्रांसमिटेड स्ट्रीम इक्वल्स 1111110 1111110 1111110। नोटिस कीजिए कि पेलोड स्ट्रीम में 3 0 बिट्स स्टफ किए गए थे। सेक्शन ब्रेक, गेट पैटर्न 2, मैक्सिमम ओवरहेड एंड एक्सपेंशन फैक्टर कैलकुलेशन। सैंपल क्वेश्चन, एक HDLC लाइक फ्रेम में बिट स्टफिंग की वजह से n बिट्स की साइज वाले पेलोड में ऐड होने वाला मैक्सिमम पॉसिबल ओवरहेड परसेंटेज क्या है? मैथमेटिकल डेराइवेशन, बिट स्टफिंग ओवरहेड के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट करने के लिए पेलोड में पूरी तरह से कंटिन्यूअस वंस होने चाहिए। वर्स्ट केस पेलोड इक्वल्स 1111111111111111111 एंड सो ऑन। बिट स्टफिंग रूल के अंडर हर 5 कंसेक्यूटिव वंस के बाद एक 0 बिट इंसर्ट किया जाता है। देयरफॉर ओरिजिनल पेलोड के हर 5 बिट्स के लिए सेंडर 1 एक्स्ट्रा स्टफ बिट ऐड करता है। स्टफ बिट्स का ओरिजिनल बिट से रेशियो है। ओवरहेड रेशियो इक्वल्स 1 स्टफ्ड बिट डिवाइडेड बाय 5 ओरिजिनल पेलोड बिट्स विच इक्वल्स 0.20 विच इक्वल्स 20%। गेट की रूल वर्स्ट केस बिट स्टफिंग एक्सपेंशन फैक्टर 20% ओवरहेड या AN डिवाइडेड बाय 5 एक्स्ट्रा बिट्स इंसर्टेड।
वर्स्ट केस बाइट स्विंग एक्सपेंशन फैक्टर 100% ओवरहेड ये तब होता है जब पेलोड में हर बाइट एक ESC या फ्लैग बाइट हो, जिससे टोटल फ्रेम साइज n बाइट्स से डबल होकर 2n बाइट्स हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। गेट पैटर्न 3 एज केस एनालिसिस फ्रेम बाउंड्रीज पर स्टफिंग। गेट ट्रैप अलर्ट अगर पेलोड डेटा फ्रेम के एंडिंग फ्लैग से ठीक पहले 5 कंसेक्यूटिव वंस पर खत्म होता है तो क्या होगा? पेलोड डेटा इक्वल टू 0 1 1 1 1 1 एंडिंग फ्लैग इक्वल टू 0 1 1 1 1 1 1 0। अगर सेंडर पेलोड के एंड में उन 5 वंस के बाद 0 स्टफ नहीं करता है तो वायर पर भेजी गई स्ट्रीम ऐसी दिखेगी: डॉट 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 0 1 1 1 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 1 1 1 1 0 इक्वल्स डॉट 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 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0। जब रिसीवर इसे रीड करता है तो उसे 5 वंस दिखते हैं, जिसके बाद एक 0 आता है और वह इनकरेक्टली अस्यूम कर लेगा कि वह 0 एक स्टफ्ड बिट था। वह 0 को स्ट्रिप कर देगा और पेलोड को करप्ट कर देगा। रूल सेंडर को 5 कंसेक्यूटिव वंस के बाद एक 0 स्टफ करना ही होगा, भले ही पेलोड उसी बाउंड्री पर एंड हो रहा हो जिससे मिलता है। डॉट 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 0 1 1 1 1 1 ब्रैकेट 0 0 1 1 1 1 1 1 0। अब रिसीवर 5 वंस रीड करता है, स्टफ्ड 0 देखता है, उसे स्ट्रिप करता है और फिर क्लीनली फुल 0 1 1 1 1 1 1 0 एंडिंग फ्लैग को रीड करता है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर सेक्शन समरी। चलिए फ्रेमिंग मेथड्स से की टेकअवेज को कंसोलिडेट करते हैं। कंटिन्यूअस स्ट्रीम प्रॉब्लम। फिजिकल लेयर चैनल्स बिना मैसेज बाउंड्रीज के रॉ बिट स्ट्रीम्स ट्रांसमिट करते हैं। लेयर 2 डिस्क्रीट डेटा ब्लॉक्स बनाने के लिए फ्रेमिंग का यूज करती है। कैरेक्टर काउंट फ्लो। हेडर फील्ड में फ्रेम लेंथ रखना रियल नेटवर्क में पूरी तरह फेल हो जाता है क्योंकि एक सिंगल करप्टेड लेंथ बिट बाकी सभी सबसीक्वेंट फ्रेम्स को डिसिंक्रोनाइज कर देती है। डेलिमिटर बेस्ड फ्रेमिंग फ्रेम्स के स्टार्ट और एंड में सेंटिनल फ्लैग पैटर्न्स जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 1 1 1 1 1 0 का यूज करती है। बाइट स्टफिंग कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में यूज होती है। पेलोड के अंदर आने वाले किसी भी फ्लैग या ESC पैटर्न से पहले एक ESC बाइट इंसर्ट करती है। बिट स्टफिंग बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में यूज होती है। पेलोड स्ट्रीम में 5 कंसेक्यूटिव वन के किसी भी सीक्वेंस के बाद एक 0 बिट इंसर्ट करती है। मैक्सिमम ओवरहेड। बिट स्टफिंग का वर्स्ट केस ओवरहेड 20% यानी 1/5 होता है, जबकि बाइट स्टफिंग का वर्स्ट केस ओवरहेड 100% यानी 2 टाइम्स होता है। सेक्शन ब्रेक। ब्रिजिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जब हमारा रिसीविंग नेटवर्क हार्डवेयर बिट और बाइट स्टफिंग का यूज करके किसी फ्रेम की एग्जैक्ट स्टार्ट और एंड बाउंड्रीज को रिलायबली ढूंढ सकता है तो एक और क्रिटिकल क्वेश्चन सामने आता है। एक बार जब इनकमिंग बिट स्ट्रीम से फ्रेम सही तरीके से कार्व आउट हो जाता है तो हम यह कैसे वेरीफाई करते हैं कि ट्रांसमिशन के दौरान नॉइज की वजह से उस फ्रेम के अंदर की एक्चुअल पेलोड बिट्स करप्ट हुई हैं या नहीं? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पैकेट या एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड के अंदर 0 को 1 में फ्लिप कर देता है तो रिसीविंग नोड नियरली 100% सर्टेनिटी के साथ एरर को मैथमेटिकली कैसे डिटेक्ट कर सकता है? हमारे नेक्स्ट सेक्शन 3.3 एरर डिटेक्शन टेक्निक्स पैरिटी चेक चेकसम और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक गेट फोकस पॉलिनोमियल डिवीजन CRC मैथ्स में सिंपल पैरिटी बिट्स से लेकर पॉलिनोमियल डिवीजन तक एरर डिटेक्टिंग मैथमेटिक्स की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाइए।